Good evening everyone. Welcome to our conceptual classes of nodes, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली में द कंसेप्ट एंड डिटेल कंसेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी हमारी हेमेटोलॉजी सीरीज चालू है एंड इट इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ हेमेटोलॉजी सीरीज। एंड आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज़ इरिथ्रोसाइट। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने एक्चुअली में ब्लड का जो है बेसिक्स जो है डिस्कस किया था, थोड़ा प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा डिस्कशन है अगेन एज आई टोल्ड यू लास्ट, हम एरिथ्रोसाइट के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। नोट्स मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, हम जस्ट उन्हीं से जो है ग्लांस अपने आप को लेंगे। आप अपने नोट्स को अपने साथ प्रिपेयर करते रहे, इट विल बी बेटर फॉर यू। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने एक्चुअली में ब्लड डिस्कस किया था देन वी टोल्ड यू दैट टाइम कि द ब्लड हैव टू मेन कंपोनेंट, the blood cells component which is obviously 45% and the plasma component, the watery component which is 55% at that time. The formed elements or the blood cells in blood have three major cells, the RBC, the WBC and the platelets. अभी हम जो डिस्कस करेंगे this is about the RBC. RBCs are red in color and due to RBCs red color द ब्लड इज़ रेड। तो सिंपली अगर कोई पूछे कि ब्लड रेड क्यों है भाई, तो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम सेल ऑफ नंबर, द मैक्सिमम सेल्स दैट आर हायर इन नंबर इज आरबीसी। टोटल 45% जो सेल्स है उसमें से लाइक 44% तो सिंगल आरबीसी है, या फिर टोटल ब्लड सेल्स में 99% जो है आरबीसी है। तो आरबीसीज का जो कलर है विच इज़ रेड कलर, दीज आर सेल्स, सो दैट्स वाई दे वी कॉल देम एज एरिथ्रोसाइट. We call them as a erythrocyte, also called as the red blood corpuscles and the RBC. Look at this image, these two images. ये मैंने इनकी शेप बनाई है। जब आप इसे अपर साइड से देख रहे होंगे, ऊपर से आरबीसी को नीचे रख के ऊपर से देख रहे होंगे, यानी कि टॉप से देख रहे होंगे, तो वो आपको ऐसी दिखाई देती है। ऐसी दिखाई देने का मतलब उसकी शेप कैसी दिख रही है, सर्कुलर, गोल। इसका बीच वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट इज येलो है, लेकिन बाहरी आउटर जो पार्ट है विच इज़ रेड। ओके, और अगर इसको आप साइड से देख रहे होंगे, अगर आप इसे साइड से देख रहे होंगे तो साइड से आपको इसकी जो शेप है वो डम्बल शेप की कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, शेप अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। हम थोड़े जनरल फीचर अगर आरबीसी के देखें तो किसी भी एक आरबीसी में 60% अगेन वाटर होता है, जो किसी सेल में जैसे होता है। 28% इसके अंदर हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन इज इन प्रोटीन, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। बिना हीमोग्लोबिन के इसमें कुछ भी नहीं है। तो 28% इज हीमोग्लोबिन, 7% इज लिपिड एंड 22% इज CHO. CHO नॉट स्टैंड फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। इज दैट ग्रेट, अमेजिंग। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द आरबीसी। अगर मैं साइड से, मैंने अगेन बोला था साइड से अगर आप इसे देख रहे होंगे तो साइड से आपको डम्बल शेप की दिखती है। अब इसकी जो शेप है एक्चुअली में शेप इज सर्कुलर बाई कॉनकेव। वाई सर्कुलर, बिकॉज जब मैं इसको टॉप व्यू से जब देख रहा हूँ तो मुझे सर्कुलर दिखती है, लेकिन जब मैं इसे साइड से देख रहा होता हूँ तो इसमें एक कॉनकेव और दूसरी कॉन्वेक्सिटी है। तो कॉन्वेक्सिटी कितनी है, 2। अगर आपने कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी पढ़ी होगी तो 2 तरह के लेंस होते हैं, फिर रिमेंबर, एक टाइप का लेंस ये होता है और एक टाइप का लेंस होता है। ये वाला जो लेंस है दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज कॉल्ड एज द कॉनकेव लेंस। वाई कॉनकेव, क्योंकि इसमें कॉनकेविटी है, इट इज कॉल्ड एज कॉनकेविटी। अगर आप इसमें आरबीसी में देखोगे तो यहाँ पे भी कॉनकेविटी है और ये कॉनकेविटी नंबर में कितनी है, 2। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द बाई कॉनकेव। और सर्कुलर तो आप समझ गए कि वो ऊपर से गोल है। गॉट इट, दैट्स इट। अगेन मैंने सुपीरियर व्यू में बीच में जो बीच वाले पार्ट है उसको थोड़ा सा रेड बनाया है, लेकिन कम रेड बनाया है, बिकॉज ऑफ जो आरबीसी है साइड से मोटी होती है और बीच में से पतली होती है। तो आप सिंपली ऐसे समझो कि एक बॉल है, सेल है, उसको आपने बीच में से ऐसे दबा दिया तो उसकी जो शेप बन जाएगी वही आरबीसी की शेप है। अब इस शेप को ऐसा करने का पर्पज़ क्या है, स्फेरिकली रख देते, गोल रख देते, इससे फ़ायदा है कि यार इजीली फोल्ड हो जाएगी। तो फोल्ड होगी, जो छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनसे भी क्रॉस हो जाएगी। और दूसरा इससे सरफेस एरिया भी तो बढ़ता है, क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या है, अभी तक हमने काम आरबीसी का कभी डिस्कस नहीं किया। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो यही कि यार इसको ऑक्सीजन और जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट करनी है अपने साथ बाइंड करके। ऑक्सीजन और CO2 इसकी सरफेस पे बाइंड होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर है। तो सरफेस जितनी चौड़ी होगी उतना ज़्यादा गैसेज इसके ऊपर अटैच होगा। जब आप इसको इस तरह से कर दोगे
इसमें कॉन्वेक्सिटी डाल दोगे, शेप को ऐसा बना दोगे, डम्बल शेप बना दोगे, तो उसमें अटैचमेंट ज़्यादा हो पाते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, और दूसरा इससे शेप तो फ्लेक्सिबल होगी, जिसकी वजह से किसी भी स्मॉल वेसल इवन कैपिलरीज तक को भी ये क्रॉस कर जाती है। तो हमने इसका डायमीटर पढ़ना चाहिए। जब इसका डायमीटर देखते हो आप, तो इसकी जो लेंथ होती है किसी भी एक आरबीसी की, विच इज 7 to 8 माइक्रोमीटर। कितना? 7 to 8 माइक्रोमीटर। ग्रेट, दिस इज इनफ फॉर यू। नाउ लेट मी डिस्कस सम नंबर्स फॉर यू। कितनी आरबीसी है? आप पर MM³ ब्लड के अकॉर्डिंग इनका नंबर देख रहे होंगे, तो फीमेल्स में इनका नंबर 4.5 से 5.5 पर मिलियन पर MM³ के तकरीबन होता है। तो पर MM³ का मतलब क्या है कि आप 1 mm हाइट का, 1 mm ब्रेड्थ का और 1 mm लेंथ का एक बॉक्स बनाएं, जिनकी सारी वॉल्स की लेंथ कितनी हो? 1 mm हो। तो इस बॉक्स के अंदर आप कुछ ब्लड डालें, और इस ब्लड के जो वॉल्यूम है, इस ब्लड के वॉल्यूम में जितना नंबर है, दैट इज दैट नंबर, ये वो नंबर है, समझे? पर MM³ मतलब उस पर MM³ ब्लड में कितनी आरबीसी है, तो पर MM³ ब्लड में इतनी आरबीसी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोई कहता है कि भाई 4.5 मिलियन पर MM³ किसी पर्सन का जो है आरबीसी आया है, तो मैं कह पाऊँगा कि यार 4.5 मिलियन का मतलब कितना होता है? 45 लाख। 4.5 मिलियन का मतलब कितना है? 45 लाख। बिकॉज 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 4.5 को सीधा 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, तो 45 लाख की बात चल रही होगी। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। सेम एज मेल में थोड़ा सा आरबीसी का नंबर ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी बिल्ट एंड बॉडी वेट। तो ज़्यादा है तो कितना? 1 लाख ज़्यादा आप ज़्यादा कर दो, 10 लाख ज़्यादा कर दो, सॉरी, तो 4.5 से 6। न्यूबॉर्न में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, तो 6 to 6.5। सिंपल। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी अगर हम देखें, तो आरबीसी डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो आपने यही याद रखनी है, दिस इज एन्यूक्लियर। एन्यूक्लियर माने इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तभी तो हम इसे सेल नहीं कहते, तभी तो हम इसे कार्पिलस कहते हैं। वो कैसे नहीं है, वो थोड़ी देर में सेल कहाँ, इसकी जो सेल का न्यूक्लियस है वो कहाँ चला गया, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि अभी इसमें न्यूक्लियस अभी के लिए तो नहीं है। लाइफ स्पान डिस्कस करो। आरबीसी ऐसी सेल है जो हमेशा नहीं रहने वाली, ऑब्वियसली कोई सी भी सेल हमेशा नहीं रहती, लेकिन आरबीसी के लिए हम लाइफ स्पान हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। और एडल्ट में इसका लाइफ स्पान आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली याद रखना, विच इज 120 डेज। 120 डेज स्टैंड फॉर नॉट 3 मंथ, इट इज़ 4 मंथ। इसको आपको करेक्ट करके रखना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 4 मंथ। लेकिन यहीं पर अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस बनाऊंगा, तो मैं फीटस में कहूँगा कि फीटस में लाइफ स्पान 80 डेज ही रहता है। फीटस में लाइफ स्पान कम है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है वो हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अब सारी चीज़ें एक दूसरे के लिंक्ड है। ओके, तो अभी के लिए आप वेट करें। तो एडल्ट का जो लाइफ स्पान है वो कितना? जस्ट 120 डेज। आप अभी तक 120 डेज याद रखते आ रहे थे, अब आपको फीटस का भी याद रखना है, विच इज़ 80 डेज। और नाउ एक चीज़ और मैं अभी बता दूं कि स्टोर जो ब्लड है उसका लाइफ स्पान कितना होता है? जस्ट एग्जैक्टली आधा फ्रॉम एडल्ट ब्लड, विच इज़ 60 डेज। कि जो ब्लड को हम स्टोर करके रखते हैं, जो थैलियों में बंद रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसको हम 60 डेज जो है उसकी आरबीसी का लाइफ स्पान 60 डेज है। सरफेस एरिया कितना है आरबीसी का? तो अगर किसी का आरबीसी को आप खोलोगे तो वो पूरी 120 स्क्वायर मीटर एरिया में, सॉरी माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया में आ जाएगी। आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.09 to 1.1, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मैंने हाईलाइट ही नहीं किया। नाउ ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि आरबीसी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आरबीसी मेन एनर्जी लेता है अपने कहाँ से? ग्लूकोज से। और यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, विदाउट ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन भी आरबीसी एनर्जी बना सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। नाउ 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। सर रेस्पिरेशन का तो मतलब सांस लेना होता है? नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन से है, कि बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर एनर्जी प्रोडक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन से क्या लेना देना? ऑक्सीजन से ही तो लेना देना है भाई। ऑक्सीजन का काम ही तो यही है कि जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ के आप CO2 बना रहे होते हो, वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे होते हो, साथ में ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मान से एनर्जी बन रही होती है। तो ऑक्सीजन का मेन काम यही है कि वो क्या कर रहा होगा, एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा हो। और इस तरह का अगर ऑक्सीजन से साथ एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा है, एनारोबिक। और यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है जो एनर्जी के लिए यूज होगा वो कौन है, ग्लूकोज। नाउ पॉइंट नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ RBC विच इज कॉल्ड एज द MCV एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अभी 2 चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, MCV एंड द MCH। अभी यूज़ नहीं आएगी, लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे क्या, एनीमिया, तब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वहाँ पर एक कंसेप्ट काम आएगा। हमने बोला ना सीरीज कंसेप्चुअल है, तो हमने कंसेप्ट पकड़ के चलना है। ओके, नाउ व्हाट इज MCH और MCV। MCV स्टैंड फॉर मीन सेल वॉल्यूम। MCV स्टैंड फॉर मीन सेल वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स द कितना कैपेसिटी है किसी भी चीज़ की। अगर RBC को मैं थोड़ा सा ओपन करूँ और RBC के अंदर कुछ फ्लूइड भरूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ RBC के अंदर कितना फ्लूइड आ सकता है, कितनी कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर आ सकती है, मतलब उसकी कैपेसिटी पता कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। वो सेल का वॉल्यूम है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज सेल वॉल्यूम। और किसी एक एवरेज सेल का मुझे पता करना है, और एवरेज इज कॉल्ड एज द मीन, माध्य। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज मीन सेल का वॉल्यूम, MCV, मीन सेल वॉल्यूम। तो व्हाट इज मीन सेल वॉल्यूम? तो मीन सेल वॉल्यूम जब भी आपको बोला जाए, MCV जब भी बोला जाए आपको, तो MCV का सिंपल मतलब याद रखना है कि किसी भी RBC की कितनी कैपेसिटी है, एक सिंगल RBC की, सारी RBC की नहीं, एक सिंगल RBC की कितनी कैपेसिटी है। दिस इज कॉल्ड एज द MCV। गॉट इट? यूज कहाँ करूँगा मैं? ओके, तो RBC की एक स्पेसिफिक फिक्स कैपेसिटी होनी चाहिए। वो नंबर मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। मान के चलो कि इस कैपेसिटी को हम लीटर में पता करेंगे, क्योंकि भरूंगा तो मैं फ्लूइड ही। लेकिन लीटर्स में ब्लड नहीं आने वाला, लीटर्स में कोई चीज़ें नहीं आने वाली, लीटर्स में बहुत लीटर्स में। तो लीटर की जो मैं बहुत मिनिमम यूनिट यूज़ करूँगा तो विच इज़ फेम्टोलीटर। कितना लीटर? फेम्टोलीटर। तो जो हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे वो फेम्टोलीटर में डिस्कस करेंगे कि भाई RBC, एक सिंगल RBC में कितना फेम्टोलीटर कोई भी सब्सटेंस आ पा रहा है। ओके, तो फॉर नाउ मैं अभी सिंपली आपको कह रहा हूँ कि जो RBC की नॉर्मल वॉल्यूम कैपेसिटी होती है विच इज़ 80 to 100 फेम्टोलीटर की, कोई भी उसमें 80 से लेके 100 फेम्टोलीटर तक आप उसमें चीज़ें भर सकते हो, सब्सटेंस भर सकते हो। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ? मैंने किसी पर्सन का RBC चेक किया, उसका CBC कराया, कंप्लीट ब्लड काउंट कराया, और मुझे उसका MCV वैल्यू 80 से 100 के बीच में कुछ भी मिला, आई विल से इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार इसका जो MCV है मुझे 80 से कम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या समझिए आप? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि यार जो उसमें सब्सटेंस आना चाहिए था उससे कम आ रहा है। किसी भी सेल में उससे सब्सटेंस कम क्यों आएगा? जब उसका साइज ही कम हो जाए, जब उसका साइज ही कम हो जा रहा है, उस सेल का साइज ही अगर कम होगा तो वॉल्यूम कम आएगा, और अगर सेल का साइज ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली जब हम MCV चेक करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल जब चेक करते हैं, तो हम बेसिकली सेल का साइज चेक कर रहे हैं, RBC का साइज चेक कर रहे हैं। और 2 तरह की एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर पॉसिबल है। आइदर द सेल का साइज इज लेस देन 80, इट मीन्स व्हाट आई टोल्ड यू कि MCV इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, या फिर मीन सेल वॉल्यूम। RBC को हम सेल बोल नहीं रहे होते हैं, तो दैट्स वाई दिस इज कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। हम फेम्टोलीटर में चेक करेंगे, FAMTO फेम्टोलीटर में। FL नॉर्मल MCV कितना होता है, तो 80 to 100 फेम्टोलीटर। द प्रिसाइज वैल्यू इज 80 to 97, बट आपने 80 to 100 याद रखोगे चलोगे। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मोसाइटिक RBC। साइटिक मतलब सेल, नॉर्मो मतलब नॉर्मल सेल का साइज है। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मोसाइटिक RBC। लेकिन 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अगर लेस देन 80 हो या फिर मोर देन 100 हो। तो सिंपल सोच के देखो ना, कहोगे क्या? अगर साइज छोटा है तो माइक्रो और बड़ा है तो मैक्रो, साइटिक लगाना है पीछे। तो दिस इज माइक्रोसाइटिक RBC एंड दिस इज मैक्रोसाइटिक RBC। तो इन वन वर्ड जस्ट टेल मी व्हाट इज MCV। MCV इंडिकेट साइज ऑफ RBC। द वॉल्यूम ऑफ MCV इज below the normal, then it indicate the RBCs are microcytic. It is higher than normal, it is indicating the RBCs are bigger in size. It means they are macrocytic RBCs.
कहाँ यूज होगा इसके लिए वेट करना पड़ेगा, इसके लिए हम एनीमिया में डिस्कस करेंगे, चीज़ को डिजीज पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज MCH। अभी हमने MC भी पढ़ा था, ये MCH है ना। व्हाट इज MCH? बहुत सिंपल, अगर आपको MC भी आता है MCH आता है। सेल के अंदर, उस RBC के अंदर भरते क्या हो? हमने बोला कि अभी तो भरेंगे यार, क्या भरेंगे? हीमोग्लोबिन। ओके, उसी हीमोग्लोबिन के दो काम है। उस हीमोग्लोबिन का सिंपल काम ये कि वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वही तो है मेन। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस हीमोग्लोबिन का जब काम है मेन कि ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, तो RBC का पर्पज ही क्या रहेगा? RBC में क्यों रखा? उस हीमोग्लोबिन को बाहर ही डाल देते, बाहरी ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता। वो प्रॉब्लम क्या थी? इतना बड़ा सेल बना के, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस चला के एरिथ्रोपोइसिस करने की ज़रूरत क्या थी? हीमोग्लोबिन को बाहर नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम यही है कि हीमोग्लोबिन टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। अगर हीमोग्लोबिन बाहर खुले में छोड़ा, ब्लड में छोड़ा, तो ये किडनी डैमेज कर देगा और दूसरे ऑर्गन्स का सत्यानाश कर देगा। तो इसको कभी भी खुला नहीं छोड़ सकते। तो यूज़ तो है, लेकिन तो उसको हमको पैकेट में बंद करके रखना पड़ेगा, एंड दैट पैकेट इज बेसिकली RBC। तो RBC का ना सिंपल काम है। अब आप सिंपल फंडा समझो कि बॉडी ने एक सेल बनाई, उस सेल के अंदर सब कुछ था, न्यूक्लियस भी था, साइटोप्लाज्म भी था, सेल ऑर्गेनल्स भी थे, राइबोसोम्स भी थे स्टिल। अब सेल के अंदर एक प्रोटीन बनना शुरू हुआ और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। लेकिन इस प्रोटीन की थोड़ी सी खास बात क्या है कि इस प्रोटीन का एक कलर है और ये कलर है रेड, पहली चीज़। दूसरी खास बात क्या है कि इस प्रोटीन में एक मेटल भी है, एंड दैट मेटल इज आयरन। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द मेटेलोप्रोटीन कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड बन गया, दो चीज़ें आ गई, मेटल भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया। दैट्स वाई इट इज मेटेलोप्रोटीन कंपाउंड। नाउ इट इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन। हाँ, तो जब हमने हीमोग्लोबिन डाला तो सेल ने क्या बोला कि यार इसमें हीमोग्लोबिन जितना हो सकता है ठूस ठूस के भर दो। तो बोले इतनी जगह ही नहीं है, न्यूक्लियस भी। हाँ, तो एक काम करो, न्यूक्लियस निकाल दो। क्या करेंगे? न्यूक्लियस का आप निकाल दो, हम देखा जाएगा। न्यूक्लियस का काम क्या रहता है? न्यूक्लियस का काम रहता है सेल को कंट्रोल करता। कल को प्रोटीन अगर डैमेज हो जाता, अगर सेल को रिपेयर करना पड़ता, कल को अगर सेल में कुछ टूट फूट होगी तो रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब वो प्रोटीन तो बनेगा किससे? RNA से, और RNA बनेगा DNA से। DNA तो न्यूक्लियस के पास है, आपने तो न्यूक्लियस निकाल दिया। RBC में न्यूक्लियस ही नहीं है, तो RBC रिपेयर कैसे होगी? तो नहीं होती ना। तभी तो हम कहते हैं कि 120 दिन में ख़त्म हो जाती है। नाउ यू नो कि RBC का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। RBC का डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग ड्यू टू बिकॉज अब वहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो आप नया प्रोटीन नहीं बना सकते, तो आप रिपेयर नहीं कर सकते। न्यूक्लियस क्यों नहीं है? पहला सवाल का जवाब मिला। क्या जवाब था? कि RBC का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है 120 दिन में? न्यूक्लियस नहीं है। नाउ अब आप पूछो कि न्यूक्लियस क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मैं उसमें स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ। अब आप मेरे से पूछोगे, तीसरा सवाल है कि स्पेस क्यों बढ़ाना चाहते हो, जगह क्यों रखना चाहते हो? बिकॉज ऑफ मैं हीमोग्लोबिन उसके अंदर भरना चाहता हूँ जितना हो सके मैक्सिमम। अब आपका चौथा सवाल होगा कि हीमोग्लोबिन क्यों भरना चाहते हो, हीमोग्लोबिन को बाहर क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हीमोग्लोबिन टॉक्सिक है। क्या हो अगर हीमोग्लोबिन बाहर खुला छोड़े? तो बाहर मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि देयर इज एन प्रोटीन जो उसको पकड़ता है, विच इज कॉल्ड हीमोपिक्सिन। हीमोपिक्सिन फ्री हीमोग्लोबिन को पकड़ के बांध के रखता है। दैट्स इट। That's why we call it conceptual class, because they are all its concept. Now वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विच इज MCV एंड द MCH। MCV हमने समझ में आया, मीन सेल वॉल्यूम, कि एक सेल का कितना वॉल्यूम है, 80 to 100 फेमटोलीटर। माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक सेल का साइज आप बता रहे हैं। MCH इज बेसिकली हीमोग्लोबिन, कि एक सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। नाउ अनदर कन्फ्यूजिंग पार्ट, हाउ MCH इज डिफरेंट फ्रॉम आवर हीमोग्लोबिन वैल्यू। कि जब हम CBC कराने गए, हम ब्लड टेस्ट कराने गए, तो ब्लड टेस्ट में हमारे पास जो हीमोग्लोबिन आया उसमें और इसमें क्या अंतर है? कि हमको बताते हैं कि यार हमारा जो हीमोग्लोबिन है तो 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट इज बेसिकली यूनिट है उसकी, विच इज 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, गॉट इट। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? वो जो हीमोग्लोबिन हम टेस्ट कर रहे हैं, वो हीमोग्लोबिन वो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन है, और 100 ml ब्लड में तो भाई कितनी करोड़ों RBCs हैं यार, मिलियंस में RBC, बिलियंस में RBCs है। हम यहाँ पर एक सिंगल RBC के हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, और जब हम सिंगल एक अकेली RBC के हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो उस वैल्यू में मीन वैल्यू की बात करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द मीन
सेल hemoglobin और मीन कॉर्पस्कुलर hemoglobin. दिस इज कॉल्ड द MCH. सेम MCB, वो वॉल्यूम था, इसमें hemoglobin है. तो एक सेल में कितना hemoglobin है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो ग्राम्स में होगा. अब इतना भी ग्राम्स में नहीं हो सकता. नॉर्मल वैल्यू 100 ग्राम्स में, 100 ml में हम ग्राम्स में देख रहे होते हैं. यहाँ पर भी ग्राम्स में नहीं होगा, लेकिन ग्राम्स की बहुत छोटी यूनिट होगी एंड दैट यूनिट इज पिकोग्राम. तो नॉर्मल MCH हमारे पास कितना होता है, 27 to 32 पिकोग्राम. वापस से दो ही चीज़ें बनेगी ना, या तो 27 से कम होगा, 32 से ज़्यादा होगा. क्या पता चलेगा इससे? सिंपली पता चलेगा कि भाई जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन मेरे पास है, जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन है RBC का कलर उतना ज़्यादा रेड आएगा, और जितना कम हेमोग्लोबिन है RBC का कलर उतना फीका आएगा. तो अगर 28 पिकोग्राम से ज़्यादा है, 28 पिकोग्राम से कम है, तो इट मीन्स सेल हाइपोक्रोमिक हो जाएगी. क्रोमिक मीन्स कलर, हाइपो मतलब नॉर्मल से भी कम. तो दिस आर कॉल्ड एज द हाइपोक्रोमिक RBC. और अगर 32 से ज़्यादा, ऑब्वियसली कलर ज़्यादा होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरक्रोमिक RBC. तो व्हाट इज MCH एंड MCS? MCH इंडिकेट द कलर ऑफ RBC. यहीं पर एक वैल्यू और है जो मैंने डिस्कस नहीं की, विच इज MCHC. व्हाट इज MCHC? MCH इज सेम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, बस ये कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन है तो हम परसेंट में देखेंगे, ग्राम 100 में देखेंगे. ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 30-35 ग्राम परसेंट ऑफ RBC. दोनों चीज़ें हमें क्या बताती है, RBC का कलर. MCB क्या बताता है, वॉल्यूम, साइज ऑफ RBC. तो MCB क्या दिखाता है, साइज. और MCH और MCHC क्या दिखाता है, कलर ऑफ RBC. प्रॉब्लम सॉल्व. चलो 21 मिनट्स हो गए हैं, तो अगले 6th पॉइंट पर हमको जाना चाहिए क्लास के, एंड दैट पॉइंट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC. कि भाई ड्यू टू कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि नो न्यूक्लियस इन RBC, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन एनी प्रोटीन, न्यू प्रोटीन. सो दैट्स वाई इनको ख़त्म करना पड़ेगा, टूट जाएगी अपने आप. टूटने का रीज़न क्या है, टूटने का रीज़न है कि यार नॉर्मली जब सेल आप देखोगे ना, तो इस टाइप की सेल है RBC. लेकिन जैसे ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा प्रोटीन का, तो उसकी सेल स्फेयर हो जाएगी, और ये छोटे छोटे पोर्स में जाके फंसेगी. और किसके पोर्स में जाके फंसेगी, तो स्प्लीन के पोर्स में जाके फंसेगी. स्प्लीन में ऐसा क्या है, स्प्लीन में मैक्रोफाज सेल है. स्प्लीन में मैक्रोफाज सेल है, और ये मैक्रोफाज सेल वहाँ का पूरा एक सिस्टम बनाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टिश्यू मैक्रोफाज सिस्टम. पर ये इसका स्टैंडर्ड नाम नहीं है. स्टैंडर्ड नाम है इसका क्या, RES. व्हाट इज RES? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम. क्या नाम है, रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम. रट लेना भाई. क्वेश्चन है कि RBC का डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, जो सब दुनिया जानती है. ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लीन ही है, कब्रिस्तान. ग्रेवयार्ड मांझे कब्रिस्तान, तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC से स्प्लीन. समटाइम्स लिवर में भी होता है, ऐसा नहीं कि लिवर में नहीं होता, बट मेन साइड इज स्प्लीन. लेकिन स्प्लीन में है क्या ऐसा, तो स्प्लीन में मैक्रोफाज सेल है, और ये मैक्रोफाज सेल एक सिस्टम बनाती है. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द RES. व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज द RES. RES मांझे रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम. वहाँ पे जो इसका डिस्ट्रक्शन करेगा. सिंपल है, याद रखने वाली बात. पहला ये, दूसरा ये. दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट. एवरी लाइन इज एन क्वेश्चन इन दिस नोट्स. याद रखना, एवरी सिंगल लाइन इज ए क्वेश्चन. आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं. ओके, तो डरना नहीं है ना. चलो, कैसे होता है सारा काम, हम उन सब चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये RBC है, आफ्टर 120 डेज ये डिस्ट्रक्ट होगी. और जैसे ही डिस्ट्रक्शन इसका होगा, तो RBC के डिस्ट्रक्शन की वजह से इसमें से जो अंदर का सब्सटेंस है, विच इज हीमोग्लोबिन, वो बाहर निकलेगा. हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा भाई, हिम वाला पार्ट और ग्लोबिन वाला पार्ट. मैंने आपको बोला था ना, हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से बना है, एक हिम और दूसरा ग्लोबिन. ग्लोबिन तो कुछ नहीं है भाई, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है, तो वापस से बॉडी इन्हें रीयूज़ कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन अब आता है हिम वाला पार्ट है. व्हाट इज हिम वाला पार्ट? हिम जो है विच इज आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग है. क्या है ये? आयरन कंटेनिंग प्रोटोपोरफायरिन रिंग. इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कलर आपको दिख नहीं रहा है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज आयरन कंटेनिंग, मतलब इसके अंदर आयरन है, और ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग. अब इस नाम को अगर आप याद कर ले तो ज़्यादा बढ़िया समझने की जगह. आप सभी भी कह रहा हूँ कि पायरोल रिंग बनानी पड़ेगी पहले 4,
ये पायरोल रिंग है, क्योंकि 6 अगर कार्बन की होती है तो उसे बेंजीन रिंग बोलते हैं, 5 कार्बन की जो होती है उसे बोलते हैं क्या, पायरोल रिंग। तो आप समझ के चलो कि ये पायरोल रिंग है एक, ओके। और ऐसी 4, सॉरी ये एक पायरोल रिंग है, ऐसी 4 पायरोल रिंग लगेगी 5 कार्बन्स वाली, तो जो एक मॉलिक्यूल बन के आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज द पोरफायरिन मॉलिक्यूल। अब ऐसे भी आपको दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोपोरफायरिन रिंग। तो दिस इज आयरन कंटेनिंग प्रोटोपोरफायरिन रिंग। हेम में होता क्या है, हेम में एक आयरन है, और याद रखने वाली बात यह कि आयरन किस फॉर्म में, आयरन की बहुत सारी फॉर्म होती है। 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म है आयरन, Fe+2 और Fe+3। Fe+2 मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, और Fe+3 मतलब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। 2 बार पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। Fe+2 को हम बोलते हैं क्या, फेरस, और Fe+3 को क्या बोलते हैं, फेरिक। कैसे याद रखेंगे, सी अल्फ़ाबेट में 3rd नंबर पे आता है, और Fe+3 तो आप 3 से 3 याद रखेंगे, याद रहेगा, सिंपल है। तो आयरन की 2 फॉर्म है, फेरस फॉर्म एंड द फेरिक फॉर्म। हीमोग्लोबिन में जो आयरन नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो कौन सी में है, Fe+2 में। तो जो ये Fe+2 बाहर निकलेगा, ये बॉडी में वापस से स्टोर कर लेगी बॉडी। हेम वाले पार्ट में जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, इसका क्या होगा, तो ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग जैसी स्प्लीन में निकलेगी, ये चेंज हो जाएगी एक सब्सटेंस में, बिलीवर्डिन में। और ध्यान से देखो, बिलीवर्डिन को मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, इट मीन्स बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो जो वर्ड ड्रॉपिंग्स होती है, जो कबूतर वगैरह उड़ के पॉटी कर रहे होते हैं, उनका ग्रीन कलर आता है। वो ग्रीन कलर किस वजह से आता है, ड्यू टू बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन स्प्लीन में ही एक एंजाइम इसको मिलता है, दैट एंजाइम इज बिलीवर्डिन रिडक्टेज। ये सब ब्लड में हो रहा है एक्चुअली में। ये एंजाइम मिलता है कौन, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, जो इस बिलीवर्डिन को रिडक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन। सिंपल है, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ध्यान से देखो, हेमोग्लोबिन, हेम वाले पार्ट ग्लोबिन में आया, ग्लोबिन तो प्रोटीन पार्ट है, जैसे इसको यूज कर लो। हेम वाला पार्ट में 2 पार्ट है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग। आयरन तो वापस बॉडी में स्टोर हो जाएगा यार, बचा क्या, प्रोटोपोरफायरिन रिंग 4। इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग 4 को पहले कन्वर्ट करेंगे बिलीवर्डिन में, एंड अगेन द सेकंड थिंग इज बिलिरुबिन। बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। नाम से समझ में आ रहा है कि बिलीवर्डिन को रिडक्ट करोगे तभी तो बिलिरुबिन बनाओगे। दैट बिलिरुबिन इज एन इम्पॉर्टेंट बिलिरुबिन, और इस बिलिरुबिन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ भी हमने अभी तक कॉन्जुगेट नहीं किया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन, और ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्ट बिलिरुबिन। वाई, अब देखो अनकॉन्जुगेट का मतलब तो समझ में आया कि इसके अंदर हमने कुछ जोड़ा नहीं हुआ, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अनकॉन्जुगेट। वाई वी कॉल इट डायरेक्ट बिलिरुबिन। जब हम इसको लैब में टेस्ट करते हैं तो, और जब हम इसको लैब में टेस्ट करते हैं तो हीट करने पर डायरेक्ट कलर दे देता है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो दूसरे टाइप का एक बिलिरुबिन और आगे हम पढ़ेंगे। वो बिलिरुबिन क्या करता है कि उसको जब हीट करते हैं तो डायरेक्ट कलर नहीं देता, उसमें पहले एक रिएजेंट मिलाना पड़ता है, उसमें एक कैटालिस्ट मिलाना पड़ता है। जब वो कैटालिस्ट डालेंगे तो कलर देगा, मतलब वो कलर डायरेक्टली नहीं दे रहा है, वो इनडायरेक्टली कलर दे रहा है। तो ये लैब के बेसिस पे है। तो या तो आप इसे डायरेक्ट बिलिरुबिन बोल लो या फिर अनकॉन्जुगेट बोल लो, आप सिंपल सा ऐसे याद रखो। अरे हाँ ना करो भाई, सिंपल है ना। आप कैसे याद रखेंगे, तो भाई ये वाला जो बिलिरुबिन है ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ नहीं है मतलब इसके साथ दलाल नहीं जुड़ा, और अगर ये दलाल जुड़ा ही नहीं है तो आपके पास सीधा आ जाएगा। अगर दलाल होता तो आपके पास सीधा सीधा आता क्या, ये आपके पास डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आता। तो इसके पास दलाल नहीं है तो आपके पास कैसा आएगा, सीधा। दलाल कब नहीं होगा, जब ये किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा। तो याद रह जाएगा, अगर अनकॉन्जुगेट है इट मीन दलाल नहीं है, अनकॉन्जुगेट अगर है तो दलाल नहीं है, दलाल नहीं है तो आपके पास कैसे आएगा भाई, चलते हुए सीधा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सीधा। सीधा आने का मतलब क्या होगा, इट विल कम टू यू डायरेक्टली। सिंपल। चलो, नाउ इस बिलिरुबिन का होना क्या है, ये बिलिरुबिन आपकी बॉडी में एंटर करने वाला है। बॉडी में कहाँ, ब्लड में। अभी तक कहाँ था ये, अभी तक ये स्प्लीन में था, ये ब्लड में एंटर करेगा, और ब्लड में एंटर करते ही अब ये बाइंड हो जाएगा, बन जाएगा क्या ना, दलाल आ जाएगा। नाउ दैट दलाल इज कॉल्ड एज दी एल्बुमिन प्रोटीन। याद करो, जो हमने लास्ट क्लास में एल्बुमिन प्रोटीन बोला था, तो हमने बोला था कि एल्बुमिन का काम क्या है, बिलिरुबिन को बाइंड करना। यही एल्बुमिन यहाँ पर आके इस बिलिरुबिन को बाइंड करता है। तो अब आपको समझ में आया कि बिलिरुबिन आया कहाँ से, दैट अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन, और बिना दलाल वाला डायरेक्ट बिलिरुबिन अब बाइंड होगा एल्बुमिन प्रोटीन के साथ में, जो इसको के लेबर की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। तो क्या दलाल नहीं होगा तो लिवर की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल।
प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप इस तरह से समझने की कोशिश करो एक्चुअली में, कि मान के चलो कि दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर मैं साइड में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स है वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, बाई लेयर लिपिड होती है। ओके, लिपिड के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कहानी समझ में आ गई? ये कहानी समझ में आ गई तो अभी इसी टाइम पर आप वाटर के मॉलिक्यूल को समझो कि एक हाइड्रोजन H2O है ना, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, तो वाटर इज एन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब इसमें पोल बने हुए हैं, एक नेगेटिव पोल दूसरा पॉजिटिव पोल। तो 2 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, अगर उनकी दोनों एजेज पे चार्ज है तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, नहीं है तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। उसमें कोई पोल नहीं बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई पोल नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी टाइम पे याद रखो कि पोलर के साथ इजीली क्रॉस कर सकता है, और नॉन पोलर के साथ कर सकता है, लेकिन नॉन पोलर पोलर के साथ और वाइस वर्सा पोलर नॉन पोलर के साथ नहीं जा सकता। सिंपल है, कोई दिक्कत। इसीलिए तो वाटर सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर है। तो इसलिए तुमको चैनल लगते हैं प्रोटीन वाले। प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन के ऊपर चार्ज होता है, दैट्स वाई प्रोटीन इज पोलर मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन से निकल जाएगा इजीली, तभी तुमको चैनल लगाने पड़ते हैं बहुत सारे, तभी तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये जो बिलिरुबिन यहाँ पर बनाया ना गवर्नमेंट ने, ये अनकॉन्जुगेटेड बिना दलाल वाला बिलिरुबिन, इस बिलिरुबिन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बिलिरुबिन नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर अगर है तो अगर ये ब्लड में रहा तो ये सिंपली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और किसी भी टिश्यू में घुस जाएगा, और किसी भी टिश्यू में अगर घुस गया तो वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे जाके पहला काम है कि कलर दे देगा, और कलर देने के साथ में वहाँ पर एक तो कलर दे देगा और दूसरा वहाँ पर डैमेज कर देगा। बिकॉज जब भाई आप बाहर की बेस्ट चीज़ ला रहे हो ना यार, तो डैमेज तो करेगा। पहली चीज़ कलर देगा, ये कलर होगा येलो, क्योंकि बिलिरुबिन का कलर क्या है, येलो। बिलिवर्डिन का क्या था, ग्रीन। और इसी येलो कलर की वजह से जो डिजीज होती है दिस इज कॉल्ड एज दी जॉन्डिस। तो जॉन्डिस की पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बेसिकली समझाई कि जॉन्डिस हो कैसे रहा है। गॉट इट। तो इसीलिए इसके साथ एक दलाल जो जोड़ना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, ताकि ये जो है नॉन पोलर ना रहे और ये दर दर ना घुसे। तो इसको नॉन पोलर से पोलर बनाने के लिए क्या करें, इसको किसी पोलर मॉलिक्यूल से जोड़ दो ना। तो कौन है पोलर मॉलिक्यूल, प्रोटीन, जिसकी हमारे पास कमी नहीं है। तो हम एल्यूमिन प्रोटीन को लेकर आए और उसके साथ जोड़ दिया, नाउ दैट विल बिकम दी पोलर मॉलिक्यूल, नाउ इट विल बिकम दी पोलर मॉलिक्यूल। तो एंटर इनटू ब्लड, बाइंड विथ एल्बुमिन विच हेल्प टू कैरी अप टू दी लिवर। अब समझ में आया कि लिवर क्यों लेके जाएगा, अब ले जाएगा सीधा सीधा। नाउ इट विल एंटर इनटू द लिवर, और एंटर होने के बाद दूसरे दलाल से जुड़ता है, लेकिन दूसरा दलाल इसके काम का है विच इन एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है, UDPGA। UDPGA, व्हाट इज UDPGA? U स्टैंड फॉर यूरिडिन, D स्टैंड फॉर डाई, P स्टैंड फॉर फॉस्फेट। तो यूरिडिन डाई फॉस्फेट ग्लूक्रोनिक एसिड। प्लीज़ इस नाम को अगर आप याद रख पाएँ तो प्लीज़ रख लेंगे, थोड़ी बहुत दिन प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी इजीली याद हो जाएगा। व्हाट इज दिस इज यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूक्रोनिक एसिड। जब ये एंजाइम के साथ बाइंड हो गया, पहला दलाल भी इसे मिला है, लेकिन उस दलाली की बात नहीं कर रहे, बिकॉज जब वो दलाली टेम्परेरी है, वो ब्लड की दलाली है। अभी मेन दलाली जब आई, जब ये लिवर में पहुंचा, और जब ये लिवर में पहुंचा तो एक एंजाइम से जुड़ा, एंड दैट एंजाइम इज UDPGA, एंड दैट UDPGA की वजह से जुड़ने की वजह से अब हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। नाउ यू नो कि हमने ऐसा क्यों बोला था, उसका रीज़न भी आई थिंक आप लोग अभी जानते हैं। इस पार्ट को जो है मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत अभी नहीं। तो 2 टाइप के बिलिरुबिन मेरे पास हो गए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। नॉर्मली जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, LFT स्टैंड फॉर लिवर के फंक्शन का टेस्ट, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट। LFT में डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों की वैल्यू आती है। तो ज़्यादा कौन सा होता है, ऑब्वियसली
डायरेक्ट बिना दलाली वाला। समझदार लोगों की कमी थोड़ी सी इंडिया में कमी नहीं है, तो यहाँ पर दलाली थोड़ी कम होती है। तो 0.2 से 0.7 जो है वो कौन होता है, डायरेक्ट, और 0.1 से 0.3 कौन होता है, इनडायरेक्ट, है ना, दलाल कम। और इन टोटल अगर मैं चेक करूँ तो टोटल बिलोरुबिन कितना, 0.32 1.0। तो 3 तरह के बिलोरुबिन जो है LFT में चेक करे जाते हैं, और तीनों का मतलब आज आपकी डेट में आज आप जानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस कॉन्जुगेट बिलोरुबिन, इनडायरेक्ट बिलोरुबिन को एज इन फॉर्म ऑफ बाइल एंटर इनटू द इंटेस्टाइन एंड इन गट बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू द स्टर्कोबिलिनोजन। बहुत सिंपल सी बात, मैंने बोला ना कि लिवर में गया, लिवर करेगा क्या इस बिलोरुबिन का, अरे लिवर तो बहुत समझदार आदमी है भाई, इस बिलोरुबिन को उठाएगा और बाइल बना देगा, बी से बी, याद आ गया बाइल जूस। ये बाइल जूस बन के इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो याद रखने वाली कि बाइल जूस कहाँ बनता है, स्टोर। अरे भाई सिंपल सी बात है, बाइल जूस लिवर में बनता है, लेकिन स्टोर नहीं करेगा, स्टोर कहाँ करेंगे, गाल ब्लैडर में। और ये गाल ब्लैडर इसको सिंपली कहाँ पहुँचा देगा, डिओडेनम में। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, यानी कि D2, D1, D2, D3, D4, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको जो है पहुँचा देंगे। सिंपल है। वहाँ जाके ये क्या करेगा, फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। फैट के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट है ना कौन, बाइल जूस के बिना फैट का डाइजेशन नहीं होता। तो ये बाइल अब बेसिकली कहाँ पहुँच गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में तो बैक्टीरिया की कमी नहीं है, गट बैक्टीरिया बोलते हैं उन्हें। ये बैक्टीरिया से वापस से मेटाबोलाइज करेंगे और इसको चेंज कर देंगे स्टर्कोबिलिनोजन में, और यही स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये बिलिरुबिन बॉडी के बाहर निकल गया। लेकिन थोड़ा सा बात याद रखना कि थोड़ा बहुत वापस इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी तो होगा, तो सम अमाउंट गेट एब्जॉर्ब्ड एंड रिमूव्ड बाई किडनी, और ये किडनी से निकल जाएगा। एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा तो ब्लड से ये किडनी निकाल देगी, और किडनी में जो निकलेगा, यूरिन में जो निकलेगा वो यूरो है। तो 2 तरह के बिलिकोनोजन है, एक यूरोबिलिनोजन और दूसरा स्टर्कोबिलिनोजन। स्टर्कोबिलिनोजन स्टूल से निकलता है, S4 स्टूल, S4 स्टर्को, और यूरोबिलिनोजन किससे निकलेगा, यूरिन से निकलेगा। सिंपल है। सो दैट वाज द एक्सक्रीशन ऑफ हेमोग्लोबिन। बार बार हम हेमोग्लोबिन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगेन हमने टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, व्हाट अबाउट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज एन पिगमेंट, कलर है ना, तो कलर अगर किसी भी चीज़ में हो जाता है तो वो पिगमेंट कहलाता है। कौन सा कलर है, रेड। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन से ही संबंध है इसका, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करना इसका मेन काम है। दैट्स व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। होता क्या है, अभी डिस्कस करके आए थे, इसके अंदर एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है, इसके साथ आयरन होता है। तो ध्यान से देखो, इसमें बीच में एक Fe+2 यानी कि फेरस मॉलिक्यूल है, और साथ में 4 ये क्या लगी हुई है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग, और इसके साथ में यहाँ पर एक ग्लोबिन की चेन है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हिम वाला पार्ट है और ग्लोबिन वाला पार्ट है। तो दैट इज हिम वाला पार्ट और दिस इज ग्लोबिन वाला पार्ट। दैट ग्लोबिन वाला पार्ट इज प्रोटीन वाला पार्ट, एंड दिस इज ऑब्वियसली मेटल, एंड दिस इज प्रोटोपोरफायरिन का रिंग। तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, रेड कलर कंपाउंड है जो कैसा प्रोटीन है, मेटलो प्रोटीन कंपाउंड है। मेटल मतलब यहाँ पे आयरन Fe+2 है, फेरस है, प्लीज़ याद रखना फेरिक नहीं है, फेरिक होगा तो क्या होगा वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन कौन सा है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन है। प्रेजेंट कहाँ पे होगा हेमोग्लोबिन, तो RBC के अंदर, ये भी हमने डिस्कस कर चुके थे। बहुत बढ़िया। ना एक अगर हम जब एक सिंगल मॉलिक्यूल देखते हैं हम किसी भी एक हेमोग्लोबिन का, तो उसमें 4 प्रोटीन की चेन लगती है एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। ये तो सर आप बोलोगे यार ये तो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, ये एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल नहीं है। ऐसे जब ये एक मॉलिक्यूल है, ये मोनोमर है, जब ऐसे 4 मॉलिक्यूल लगेंगे ना तब जाके एक हेमोग्लोबिन बनता है। तो टोटली बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन के मॉलिक्यूल होंगे, और एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन की चेन होगी। तो टोटल प्रोटीन की चेन कितनी लगती है एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, 4। सो दैट्स वाई, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, टेट्रामर। टेट्रामर क्यों, बिकॉज ऑफ 4 मॉलिक्यूल लगते हैं। एक लगता तो मोनोमर, 2 लगते तो बाइमर या डाइमर, 3 लगते तो टेट्रामर, 4 लग रहे ट्राइमर, और 4 लग रहे हैं टेट्रामर। टेट्रामर तो 4 होता है ना, तो टेट्रामर स्ट्रक्चर है, तो 4 प्रोटीन लगेंगे। अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हेमोग्लोबिन के लिए जो प्रोटीन अवेलेबल है ना, वो 4 ही तरह के प्रोटीन अवेलेबल है। प्रोटीन की चेन के नाम हमने रखे ABGD, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा।
अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। अल्फ़ा जो मॉलिक्यूल है, अल्फ़ा टाइप की प्रोटीन की चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा गामा डेल्टाज में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो फिर इनमें तो सब में 146 है, पर इनमें जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उन सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उनमें क्या है, डिफरेंस है। तो टोटल प्रोटीन की चेन कितने टाइप की है मेरे पास, 4 तरह की अवेलेबल है। जब मैं 4 प्रोटीन की चेन लगाऊंगा तो इनमें से कोई सी चारों लगा सकता हूँ। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप एक हीमोग्लोबिन और प्रोटीन की चेन लगाने जाएंगे तो आप 2 ही तरह की प्रोटीन चेन एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब चारों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि 2 ही मैं यूज कर सकता हूँ, तो हर एक को 2-2 यूज करना पड़ेगा और उसके टाइप पर अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन बनेंगे। तो हीमोग्लोबिन का टाइप जो है वो डिपेंड करेगा कि प्रोटीन की चेन कौन सी लगी है, क्योंकि आयरन तो सब में होगा, प्रोटोपोरफायरिन की रिंग तो सब में होगी। डिपेंड करेगा प्रोटीन की चेन कौन सी है। और टोटल प्रोटीन की चेन मेरे को लगानी है कितनी, 4। लगानी कितने टाइप की, 2 टाइप की। तो हमेशा 2 चेन और 2 चेन का पेयर बनेगा। हमेशा याद रखिए कि किसी भी टाइप का हीमोग्लोबिन हो उसमें अल्फा चेन मैंडेटरी है। अल्फा चेन क्योंकि यही है 141 अमीनो एसिड वाली है, बाकी तो सब अलग अलग है, सारी सेम है 146 की है। तो अल्फा चेन तो मैंडेटरी है, मतलब कोई भी हीमोग्लोबिन बना दो उसमें 2 चेन तो आपको अल्फा की लगानी ही लगानी है। अब आपको डिपेंड करता है कि दूसरी चेन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 2 अल्फा के साथ में 2 बीटा चेन यूज करते हैं तो ये HbA होता है। ए स्टैंड फॉर एडल्ट। तो मतलब जो एडल्ट में हीमोग्लोबिन है, हम में और आप में जो हीमोग्लोबिन है वो कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन है, HbA। हमारी बॉडी में जो 98% से लेकर 98 से 99% जो हीमोग्लोबिन है वो HbA टाइप का हीमोग्लोबिन है। और उसमें चेन कौन सी है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। लेकिन अगर इस 2 बीटा की जगह यहाँ पर 2 गामा लगता तो ये हीमोग्लोबिन होता है HbF। और ये हीमोग्लोबिन HbF स्टैंड फॉर फीटस, मतलब जो फीटस है उस फीटस में जो हीमोग्लोबिन है वो HbF है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि इसी HbF की वजह से उस RBC का लाइफ स्पान 80 डेज है। अब आपको समझ में आएगा कि फीटस की RBC का लाइफ स्पान 80 डेज क्यों है, क्योंकि फीटस की RBC के पास हीमोग्लोबिन HbF है और HbF अगर है तो 80 डेज लाइफ स्पान रहेगा। तो फिर क्यों, अगला रीजन, फीटस का ब्लड ना लिवर में बन रहा है सर, और लिवर में जब भी ब्लड बनेगा तो HbF बनेगा। पहली चीज़, सारी लाइनें जुड़ गई एक साथ, समझ पा रहे हो, सिंपल है। तो HbF क्यों, HbA क्यों नहीं, अगला सवाल, अगला कंसेप्ट। हमने वापस से कंसेप्ट, वापस बार बार हमने एक ही फोकस है कि हम कंसेप्ट सीख जाएं। HbA, फीटस के पास ना लंग्स नहीं है, लंग्स है तो कोलैप्स्ड है, मतलब यूजेबल लंग्स नहीं है। तो उसे जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रही है, वो भी प्लेसेंटा से आ रही है, मदर के प्लेसेंटा से आ रही है, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन आ रही है। तो बेबी किसी भी हाल में उस ऑक्सीजन को मिस नहीं करना चाहता, तो उसके पास ऐसा हीमोग्लोबिन होना चाहिए कि जितनी भी ऑक्सीजन है उसको सबको कैच कर ले, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन के साथ उसका मोहब्बत बहुत बढ़िया हो, उसकी एफिनिटी बहुत बढ़िया हो। ये HbF में पॉसिबल है। तो HbF की हाई एफिनिटी होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मिनिमम से मिनिमम ऑक्सीजन को भी वो डिटैच कर लेगा। एडल्ट में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, एडल्ट में खूब ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में आ जाएगा ना फिर तो बच्चा, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट ज़्यादा अच्छा है, दैट्स वाई हाई एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ रखनी पड़ती है, तो HbF लगाना पड़ता है। तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगर 2 अल्फा के साथ में 2 डेल्टा टाइप की चेन लगा दे तो उसे HbA2 कहते हैं। ये भी एडल्ट में लेकिन दूसरे टाइप का है, इसका अमाउंट 1-2% से होता है, लेकिन ये भी नॉर्मल है, अब नॉर्मल कुछ भी नहीं है। 3 टाइप के मैंने आपको बताया, याद रहेगा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, A स्टैंड फॉर अल्फा और अल्फा विल ऑलवेज देयर, सिंपल है क्या। फीटस में आपको याद रखना है कि फीटस में कौन सा है, गामा है। गामा से समझो मामा, गामा से समझो मामा। प्रेग्नेंट है तो बच्चा, अगर बच्चे से प्रेग्नेंट है तो कौन बनेगा, मामा। उस फीमेल का भाई बनेगा मामा। तो मामा कब बनता है, जब वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है इट मीन फीटस है। फीटस है मांझे 2 अल्फा प्लस 2 गामा मामा। नाउ देयर इज 2 बीटा, बीटा मीन्स बेटा, बेटा बाहर आ गया। जो बेटा आ गया बाहर तो एडल्ट बन गया, एडल्ट बन गया तो HbA हीमोग्लोबिन। बाकी डेल्टा बचा तो डेल्टा को तो आप HbA2 के साथ रख दो, डेल्टा से हम बाद में डील करेंगे।
ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन थे, लेकिन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है हमारे पास। एबनॉर्मल के अलग अलग नाम है, HbS, HbC, बार्ट हेमोग्लोबिन, सर्फ हेमोग्लोबिन, HbE, थैलेसीमिया में जो हेमोग्लोबिन होता है सब एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन से। हमने सबके बारे में डिस्कस नहीं करना, एक दो हेमोग्लोबिन के नाम बताता हूँ, जैसे कि मैट हेमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आएगा तो आएगा। नॉर्मली मैंने बोला था ना कि आयरन कौन सा है, फेरस है, लेकिन कभी कभार फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। Fe+3 क्या होता है, फेरिक। Fe+3 क्या होता है, फेरिक। तो कभी कभार ये होगा कि फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम है। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द मैट हेमोग्लोबिन। एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। व्हाट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब हेमोग्लोबिन बाइंड हो जाए किसके साथ, एक गैस के साथ, दैट गैस इज कार्बन नॉट डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड होता तो CO2 होता, एक ही ऑक्साइड है, इट मीन्स कार्बन का मोनोऑक्साइड। सिंगल मॉलिक्यूल है ना ऑक्साइड का, कार्बन का मोनोऑक्साइड, डबल होता तो डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये जुड़ जाए तो दिस इज कॉल्ड द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और ये डैमेज जब होगा तो ये इरिवर्सिबल डैमेज है। इसमें एक बार CO2 के साथ अगर हेमोग्लोबिन जुड़ गया, अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हेमोग्लोबिन जुड़ गया तो इसको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती, हेमोग्लोबिन का सत्यानाश करके छोड़ेगा। तो पेशेंट की जान जाने का पूरा खतरा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं। नॉर्मल हेमोग्लोबिन की वैल्यूज़ देखें तो मेल में 14 से 16 ग्राम वैल्यू है। प्लीज़ याद रखें ग्राम वैल्यू है, नॉट मिलीग्राम। मैं बार पहले 1-2 बार आई थिंक गलती कर चुका हूँ, मैं शायद पहले मिलीग्राम बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं ग्लूकोज की वैल्यू के साथ कन्फ्यूज हो रहा था। ग्लूकोज की वैल्यू मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है, हेमोग्लोबिन की वैल्यू प्लीज़ याद रखेंगे आप ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। 100 ml ब्लड में पर ग्राम वैल्यू देखी जाती है। तो मेल में 14 से 16 ग्राम पर DL, या फिर ग्राम परसेंट भी देख सकते हैं, परसेंट भी 100 का ही होता है, तो 100 ml। फीमेल में कम थोड़ा सा 12 से 16, और बर्थ के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है 18 से 20, बिकॉज ऑफ बर्थ के टाइम पे RBC ज़्यादा होती है तो हेमोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा। बट आफ्टर बर्थ स्टार्ट टू डिक्रीज, जैसे बर्थ के बाद थोड़ा डिक्रीज होना शुरू होता है, बिकम अराउंड 10 to 11 इन 3 months बिकम ब्रेस्ट मिल्क हैव लेस आयरन। ठीक है, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे कम होने लगता है, शुरू के 3 महीने में ज़्यादा गिरता है, बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीड पे बच्चा होता है, और ब्रेस्ट फीड में एक्चुअली में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और आयरन की डेफिशिएंसी अगर है तो भाई तो कमी तो आनी, बिकॉज आयरन तो मेन कंपोनेंट हो गया ना। आप सोच के देखो, किसको हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन तो चाहिए ना, फेरस तो चाहिए ना। सो दैट इज़ वाई हेमोग्लोबिन वापस शुरू से कम होने लगता है शुरू के 3 महीने। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है, ये आप जितना रट सकते हैं ना प्लीज़ रट लीजिए इस वैल्यू को, 1.34। व्हाट इज़ 1.34? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन का 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम जो है वो कितना, हेमोग्लोबिन का 1 ग्राम कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34। दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। बहुत एक्सप्लेनेटरी पॉइंट नहीं है, जस्ट टॉपिक है, समझ लो। मेल में तो मेल में कितनी कैपेसिटी बन जाती है, 21 ml पर डेसीलीटर, क्योंकि आपको 100 ml ब्लड की कैपेसिटी निकाल के देखो ना। अगर मैंने बोला कि 1 ग्राम की कितनी है 1.34, तो 10 ग्राम हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 13.4 ml। कितनी हो जाएगी, 13.4 ml। ओके, तो लेकिन हेमोग्लोबिन 10 से तो ज़्यादा ही होता है ना, 10 से ज़्यादा होता है कितना, 15 मान के चलो, 15 होगा तो 13 का आधा 7 करके इसको मतलब 20 के अराउंड, तो है ना। तो आप अगर 100 ml में निकालोगे तो मेल में कितनी हो जाएगी, 21 ml पर डेसीलीटर, 16 ग्राम से अगर आप निकालोगे। और फीमेल में कितनी रहती है, 18 ml पर, मतलब 100 ml ब्लड कितना 18 ग्राम ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, और मेल में यही 21 ग्राम। सिस्टम्पली कैलकुलेशन है, आपको तो ये वाली वैल्यू याद रखनी है। हेमोग्लोबिन जब ब्लड में जो है गैसेज को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और CO2 को। जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 के साथ जुड़ता है दिस इज कॉल्ड द कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कॉन्सेप्ट समझो, हेमोग्लोबिन के पास ना 3 फंटोज है, 3 गर्लफ्रेंड है, 3 से मोहब्बत है इसको, ऑक्सीजन, CO2 और CO। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। इतनी मोहब्बत है कि बार चिपक गया तो छोड़ेगा नहीं। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा तो दिस इज कॉल्ड द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, वो एबनॉर्मल है। अगर ये CO2 के साथ जुड़ा तो दिस इज कॉल्ड द कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, इसमें अमाइनो ग्रुप पर जोड़ना है बीच में, तो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। और अगर ये जुड़ा ऑक्सीजन के साथ दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 3 वर्ड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तीनों का डिफरेंस अलग अलग है।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन CO2 और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं एफिनिटी का सीक्वेंस चेक करूँ, आपको बोलूँ तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है CO के साथ, उससे कम होती है CO2 के साथ, उससे कम होती है ऑक्सीजन के साथ। आप बोलोगे यार ऑक्सीजन के साथ तो थोड़ा अच्छा जुड़ना चाहिए ना, नहीं जुड़ना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है मैंने, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ तो अच्छा जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ अच्छा जुड़ गया तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, इसका काम क्या है, लंग्स से लेकर टिश्यू तक पहुँचा दे, ये छोड़ेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इतनी है कि छोड़ता ही नहीं, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको पता है ना 4 एन कंपाउंड थे, 4 रिंग लगती थी, मोनोमर नहीं होता, टेट्रामर की फॉर्म में होता है। तो 4 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं एक बार में, जोड़ सकते हैं, जुड़ते नहीं हैं। पहली बात तो कभी नहीं जुड़ता, कभी नहीं होता कि चारों के चारों जुड़ के जा रहे हैं पूरा, इतनी एफिशिएंसी नहीं आती बॉडी में कभी भी। बट 4 मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं, सर्कमस्टांसेज कुछ ऐसे हो जाए क्रिटिकल तो 4 मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं। ओके, सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, विच इज़ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रोडक्शन को हमने बोला हमेशा पॉइसेस बोलना है, आरबीसी की बात करें तो इरिथ्रोपॉइसेस कहेंगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आरबीसी का जो है प्रोडक्शन क्यों, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द EPO, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रो को पोइटिन कराने वाला हार्मोन, दिस इज कॉल्ड द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, दिस इज कॉल्ड एज द EPO। इन शॉर्ट दिस आई विल कॉल इट EPO। आगे वाली क्लासेज में आई विल कॉल इट एज EPO बोलेंगे, ठीक है। EPO बेसिकली निकलता कहाँ से, किडनी से, ठीक है। इन कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर जैसे ही भाई हाइपोक्सिया मान भाई टिश्यू के अंदर जब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज दी हाइपोक्सिया। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगे, ब्लड तो किडनी के पास भी जा रहा है, किडनी की सेल इसे डिटेक्ट करेगी, बोलिए यार ऑक्सीजन कम आ रहा है, फटाफट से EPO निकालो। तो किडनी को क्या बनाती है, किडनी एक हार्मोन भी बनाती है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द EPO। तो इसीलिए किडनी डिसऑर्डर में पेशेंट को एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। कंसेप्ट प्लीज़ याद रखेंगे। ओके, EPO कभी कभार लिवर से ही बनता है, लेकिन मेजर आपसे अगर वो पूछना चाहता है ना, वो आपसे किडनी पूछना चाहता है, लिवर नहीं पूछना चाहता, वो किडनी पूछना चाहता है, ध्यान रखना। तो EPO का मेन साइट क्या है, EPO का मेन साइट क्या है, किडनी। दैट्स वाई हम इसे क्या लिखते हैं, REPO में आ जाए रीनल EPO, है ना। अगर एक ही जगह से EPO निकलता तो मेरे को लिखने की जरूरत ही क्या थी, यूनिवर्सल हो जाता है ना, बट ऐसा नहीं है, लिवर से भी निकलता है। दैट्स वाई वी राइट इज द REPO, रीनल EPO। बट आपने सिंपल एक याद रखना, EPO मानते इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ओके, कब निकलेगा, जब भी हाइपोक्सिया बॉडी के अंदर होगा। कुछ और भी फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि EPO निकल गया तो भाई बन गया आपका ब्लड RBC, नहीं। उसके अलावा आपको कुछ विटामिन चाहिए, और 2 विटामिन तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती याद रखें, विटामिन B9 और विटामिन B12। कितना यूज है इनका वो हम आगे वाली क्लासेस में आपको समझ में आता जाएगा। अभी के लिए याद रखेंगे विटामिन B9 इज कॉल्ड एज द फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 इज कॉल्ड एज द कोबालामीन। B12 इज कॉल्ड कोबालामीन। मैं आपको आने वाली क्लास में B9 और B12 दोनों डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। विटामिन C भी थोड़ा सा चाहिए, लेकिन 2 मेजर जो विटामिन है विच इज़ B9 एंड द B12। उसके अलावा आयरन तो आप देख ही पा रहे हैं, आयरन तो चाहिए ही चाहिए। कोबाल्ट, निकल और थायरोक्सिन हार्मोन। कोबाल्ट निकल तो जस्ट एलिमेंट्स है, मिनरल्स है। मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने EPO को हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आयरन को हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन दोनों हाईलाइट किए, इंपॉर्टेंट है। थायरोक्सिन हार्मोन जो आपकी थायराइड ग्लैंड से बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। अगर इन सबकी डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में एनीमिया होगा, आप समझ के देखना, ठीक है। और इसके अलावा हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर भी चाहिए होता है, विच इज इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन 3, 6, 11, जो कि अलग अलग पार्ट से निकलते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगेन आपने जो याद रखना है जो हाईलाइटेड पॉइंट है। जस्ट रिमेंबर कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ RBC साइज ऑफ RBC गिरता है। जब RBC का डेवलपमेंट हो रहा होता है ओवर द पीरियड, तो 3 चीज़ें होती हैं। RBC जब पूरी की पूरी एक सेल से, जो स्टेम सेल है, हमने याद हुआ लास्ट क्लास के अंदर बोला था कि माइलॉइड स्टेम सेल में इरिथ्रॉइड जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनी थी CFU, उससे जब RBC एक फुल फ्लैश RBC बनेगी, यानी कि मैच्योर RBC बनेगी, तो इस मैच्योर RBC के बनने के सीक्वेंस में यहाँ पर 3 चीज़ें होगी। ये 3 चीज़ें क्या होगी, RBC का साइज जो है टाइम के साथ कम होगा, जो मैच्योर है उस सेल का साइज कम होता जाएगा। दूसरा, जो कलर, नॉर्मली किसी सेल का कलर रेड नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर RBC बनती जाएगी, कलर बिकम रेड, साइज ऑफ RBC विल डिक्रीज एंड द न्यूक्लियस विल डिसअपियर। 3 चीज़ें इस डेवलपमेंट में होती है,
कैसे होता है डेवलपमेंट, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं अगले 5 मिनट के अंदर। कि जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल से माइलोइड स्टेम सेल बनती है, कल हम डिस्कस किए थे। वहाँ से एरिथ्रॉइड सेल की कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाते हैं ये, और एरिथ्रॉइड सेल पहली सेल बनाती है विच इज कॉल्ड द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, यानी कि एरिथ्रोबाइट से पहले की कंडीशन। तो दूसरा समझ पाओगे आप क्या बनेगा, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्मोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट इज कॉल्ड एज द नॉर्मोब्लास्ट। 3 स्टेज में एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, बीच में बनता है, बाद में बनता है, लास्ट में बनता है। पहले जो बनता है वो कहलाता है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद जो बनता है वो कहलाता है मिडिल एरिथ्रोब्लास्ट, और कहलाता है लेट एरिथ्रोब्लास्ट। 3 स्टेज में क्यों? क्योंकि इनके कलर के बेसिस पे। पहले जो बन रहा होता है उसमें कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। इसका साइज 17 माइक्रोमीटर, दैट्स वाई इट इज बेसोफिलिक। कैसा कलर है, बेसो। जब भी ब्लू कलर आएगा ना तो हम ब्लू के लिए हिसाब से बेसो की बात कर रहे होंगे। ब्लू कलर को बेसोफिलिक के हिसाब से बोला जाता है, क्योंकि बेसिक डाई लग रही है। बेसिक डाई कैसी होती है, मिथाइलिन ब्लू। हमने 2 तरह की डाई बताई थी, एक एसिड डाई और एक एल्कलाइन डाई, यानी कि बेसिक डाई, क्षारीय डाई। एसिड डाई का मैंने नाम बताया आपको ईओसिन, और जो बेसिक डाई हम जो यूज़ करते हैं विच इज़ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन भी जो कलर देती है वो ब्लू कलर देती है ना। तो अगर कहीं पर ब्लू कलर आ रहा है उस डाई से, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, बेसिक डाई की वजह से आ रहा है, और दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द बेसोफिलिक सेल। तो बेसोफिलिक, इसमें न्यूक्लियस मैंने बीच में बना रखा है, कलर ब्लू है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, देखो 17 माइक्रोमीटर से 14 माइक्रोमीटर का डेवलपमेंट जब हो रहा है, और इसका कलर पॉलीक्रोमिक हो गया है। इसमें ब्लू के साथ अब रेड भी कलर आने लग गया, और लास्ट स्टेज में इसका साइज 10 माइक्रोमीटर का रह जाएगा, और अब इसे हम ऑर्थोक्रोमिक बोलते हैं। ऑर्थो मतलब प्रॉपर रेड, और ये रेड कलर की हो जाएगी। सिंपल है। आप देखते जा रहे हो कैसे मैं 7 माइक्रोमीटर की तरफ 7 माइक्रोमीटर डायमीटर पढ़ाया था ना मैंने आपको आरबीसी का, 7 माइक्रोमीटर की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। ये रेड ब्लू क्या है, कुछ नहीं है। आरबीसी की जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके अंदर जो आरएनए है वो ब्लू कलर का है। अब इस आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसा है, रेड। हीमोग्लोबिन तो रेड है ना, तो ये कन्वर्ट होता जा रहा है। शुरू में तो कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा तो आ रहा है, लास्ट में तो पूरा क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया ना। तो दिस इज एरिथ्रोब्लास्ट। ओके, तो पहले आई प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर आई एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट में 3 स्टेज, बेसोफिलिक स्टेज, पॉलीक्रोमिक स्टेज और ऑर्थोक्रोमिक स्टेज। चलो, एरिथ्रोब्लास्ट के बाद में जो अगली स्टेज आती है वो है रेटिकुलोसाइट स्टेज। और इस रेटिकुलोसाइट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ से न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है। लेकिन ये आरबीसी अभी भी इमेच्योर है। मैंने रेटिकुलोसाइट लिखा है ना, मैंने अभी मैच्योर आरबीसी थोड़ा ना लिखा है, इसे बेबी आरबीसी हम कह सकते हैं। न्यूक्लियस गेट्स आउट इन दैट स्टेज, इन नेक्स्ट 2 days कन्वर्ट इनटू द मैच्योर आरबीटी। अब रेटिकुलोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनेगी। तो ब्लड में ये बोन मैरो में ऐसा रखा, तो ये ब्लड में कब आएगी, जब मैच्योर आरबीसी बन जाएगी रेटिकुलोसाइट से। तो पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, देन एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट में 3, बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमिक एंड ऑर्थोक्रोमिक, देन रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या हो गया, बेबी आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी है, जस्ट न्यूक्लियस बाहर गया, 1-2 दिन में कन्वर्ट होगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में। लेकिन कई बार ये क्या होता है कि 1-2 दिन से पहले ही थोड़ी बहुत रेटिकुलोसाइट ब्लड में आ जाती है। नॉर्मली नहीं आनी चाहिए लेकिन आ जाती है, 1-2%, ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको ब्लड में रेटिकुलोसाइट भी अगर मिल रही है ना तो वो नॉर्मल है, लेकिन कितनी, 1 से 2%। ज़्यादा मिल रही है तो एबनॉर्मल है, वो क्या है वो हम समझेंगे। अगर रेटिकुलोसाइट ज़्यादा मिल रही है इसका मतलब समझो कि ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कौन सा केस है जहाँ पर ऐसा होगा, तो हेमोलाइटिक एनीमिया वाला केस हम पढ़ेंगे। ब्लड लॉस के केस में ऐसा हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड पे हम चले जाए, न्यूबॉर्न्स के अंदर ऐसा होगा। हेमोलाइटिक एनीमिया में ऐसा एनीमिया जिसमें ब्लड टूटने लगता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा रेटिकुलोसाइट आ जाएगी अचानक से। ब्लड लॉस में अचानक से आरबीसी बाहर निकलती है, हीमोग्लोबिन जो है मरे से, तो उसके साथ रेटिकुलोसाइट बाहर आएगा। हाई एल्टीट्यूड, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड हाइट पे जब जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, हवा पतली हो जाती है, तो आदमी की हवा पतली होने लगती है, हाइपोक्सिया होने लगता है। तो बॉडी क्या करती है, अपना आरबीसी का नंबर बढ़ा लेती है कंपनसेट करने के लिए। आरबीसी का नंबर बढ़ाएगी तो रेटिकुलोसाइट एकदम तेज़ी से बाहर आते हैं। न्यूबॉर्न्स के अंदर भी रेटिकुलोसाइट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। रेटिकुलोसाइट कम मिलेगी तो जैसे सच एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया जिसमें बोन मैरो काम ही नहीं कर रहा, सूखा पड़ गया, सूखा नल, ड्राई टैप है। तो जब कुछ बन ही नहीं रहा तो भाई रेटिकुलोसाइट भी क्यों बनेगी। तो पहला तो किसी हो सकता है, दूसरा बोन मैरो डिप्रेशन, कि किसी तरह से बोन मैरो डिप्रेस हो गया, काम करना कम कर दिया, तो ऑब्वियसली रेटिकुलोसाइट कम हो जाएगी। रेडिएशन के इफेक्ट से भी बोन मैरो डिप्रेशन ही होगा एंड ऑफ द डे। कुछ ड्रग्स और कुछ टॉक्सिन्स ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। रेटिकुलोसाइट में और मैच्योर आरबीसी में अंतर क्या है कि देखो, रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं है लेकिन थोड़ी सा आरएनए थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से हल्का सा ब्लू टिंट आ रहा रहता है, ठीक है। तो ब्रिलियंट क्रिशियल डाई जब हम यूज करते हैं
तो हमको रेटिकुलोसाइट दिखती है। तो रेटिकुलोसाइट को देखने के लिए हम कौन सी डाई यूज करेंगे? ब्रिलियंट क्रिस्टल डाई। कौन सा? ब्रिलियंट क्रिस्टल डाई। अगर आपको स्मार्ट पॉइंट याद रखना तो याद रखें, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में रेटिकुलोसाइट से फिर मैच्योर आरबीसी बनती है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जिसमें कोई आरएनए नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। साइज कितना होगा? 7 to 8 माइक्रोमीटर। यहाँ पर वापस देखो, स्टेम सेल थी, हेमोसाइटोब्लास्ट थी, प्रोइथ्रोब्लास्ट बना, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, लेट इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, हेमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन होने लग गया, ये न्यूक्लियस बाहर निकल गया, रिजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो गया इस केस में, और ये आरबीसी एक मैच्योर बन के तैयार हो गया। आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी डिस्कस करेंगे, जहाँ पर या तो आरबीसी कम होगी, आरबीसी ज़्यादा होगी। कभी बार हम इसे हेमोग्लोबिन और पीसीबी भी कहते हैं। हेमोग्लोबिन तो आप समझ जाओगे, पीसीबी आपको तो बाद में समझाऊंगा। अगर कम होगा तो इसे एनीमिया कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जितना डेंजरस ये है, उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस ये डिजीज़ है। हेमोग्लोबिन का ज़्यादा होना, आरबीसी का ज़्यादा होना इज नॉट एन हेल्दी ऑप्शन। तो ज़्यादा हो रहा है तो वो भी डैमेजिंग है। ठीक है, पीसीबी है, पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, ऑल्सो कॉल्ड द एससीटी और हेमेटोक्रिट और कंसनट्रेंट ऑफ ब्लड सेल्स इनटू द ब्लड। ठीक है, कि टोटल ब्लड में ब्लड सेल्स कितनी परसेंट है? हमने बोला ना 44-45% है, तो दिस इज पीसीबी। कोई अलग बात नहीं, पीसीबी पैक्ड सेल का वॉल्यूम मेल में 42 से 52%, फीमेल में 35 से 47% होता है, एवरेज 45 है, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एरिथ्रोसाइट के बारे में देखो, ये एक माइक्रोस्कोप का इमेज है, और इस माइक्रोस्कोप के इमेज में आप एक आरबीसी को देख पा रहे हैं कि वो कैसी जो है डार्क रेड में दिखाई है। सारी जो दिख रही है आपको, सारी आरबीसी है। ओके, एरिथ्रोसाइट द मैच्योर एरिथ्रोब्लास्ट हैज लॉस्ट ब्लू ग्रे कलर। क्यों? क्योंकि वो रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज पे खत्म हो गया। एंड साल्मन कलर, देखो सैल्मन इज बेसिकली मीट। ठीक है, तो वैसा कलर है। हेमोग्लोबलाइजेशन इज कम्प्लीट, क्योंकि हेमोग्लोबिन जितना था वो इकट्ठा हो गया, दैट्स वाई इट इज़ प्रॉपर रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखो, ये डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है, डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है ना। देखो आप देख रहे हो, गड्ढा देख पा रहे हो, इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक एंड वाइट आता है। ठीक है, चलो वेल, ये एनीमे वाला क्राइटेरिया जो हम एनीमे में डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, नाउ बी हैप्पी एंड बी ऑल हैप्पी सा पेज रखो भाई, सिंपल सी बात है। क्लास इज़ 1 ओवर 1 मिनट, जस्ट मैं 1 मिनट और लेके इस क्लास को ख़त्म करूँगा। अभी मैं इसको मॉर्निंग टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इसको आपको अपलोड जो है मैं इवनिंग टाइम में कर रहा हूँ। वेल दैट्स इनफ, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अभी आप इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम नेक्स्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसको मैं पहुँचा कहाँ दूंगा, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करने के बहुत सारे तरीके। आप इंस्टाग्राम हैंडल मेरा चेक कर सकते हैं, विच इज़ @ दा पुनीत _ और या फिर आप जो है नोट्स ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, विच इज़ ऑन टेलीग्राम। और उस टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स डेफिनेटली पूरे के पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने का तरीका क्या है, तो आप इसके बायो में जैसे ही जाएंगे इंस्टाग्राम में, उसमें आपको जो है लिंक मिलेगा। इसमें दोनों तरह के लिंक अवेलेबल है। इसमें जो बुक वाला लिंक है, उस बुक वाले लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे, उससे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वेल, thank you, I think that's enough for today. All the best.